सनातन धर्म खत्म करो। हिंदू साधु और माफिया में कोई फर्क नहीं। कुंभ मेला फालतू है। मंदिर मानसिक गुलामी के प्रतीक हैं। साथियों, यह है मेरे और आपके देश के बदजुबान राजनेताओं के सनातन धर्म के बारे में भद्दे बयान और उनकी मानसिक विकृति के प्रमाण। दोस्तों, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव चल रहा है? सवाल यह तो है ही नहीं कि कौन किस धर्म को मानता है। सवाल तो यह है कि आखिर भारत में सेकुलरिज्म का मतलब धीरे धीरे सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना और बाकी धर्मों के प्रति असाधारण संवेदनशीलता क्यों बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ विचारधारा है या इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा चुनावी गणित? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी विशिष्ट और आज रुद्राष्ट्र पर हम तथ्यों, राजनीतिक घटनाओं और चुनावी आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि आखिर क्यों बार बार सनातन धर्म को ही राजनीतिक निशाना बनाया जाता है और कैसे यह रणनीति अब खुद विपक्षी दलों के लिए ही राजनीतिक जाल बनती जा रही है, उनके गले का फंदा बनती जा रही है। दोस्तों, भारत का संविधान हमें हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक पैटर्न बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन खुले मंच से सनातन धर्म के खात्मे की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हिंदू साधुओं की तुलना माफिया से कर देते हैं। लालू यादव कुंभ मेले को फालतू बताते हैं। कभी कभी आरजेडी मंदिरों को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता देता है। ममता बनर्जी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के द्वारा फॉलो किए जाने वाले धर्म के अलावा बाकी सारे धर्म को गंदा धर्म कहकर संबोधित करती हैं। और जब इन बयानों पर विवाद होता है तो अक्सर कह दिया जाता है ये व्यक्तिगत विचार हैं, बयान को गलत समझा गया है या फिर बीजेपी से राजनीतिक रंग दे रही है। लेकिन आम हिंदू समाज के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी भाषा किसी और धर्म के लिए क्यों नहीं बोली जाती? क्या कभी किसी बड़े नेता ने दूसरे धर्मों के पवित्र प्रतीकों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई? यही वह बिंदु है जहां सेकुलरिज्म और सिलेक्टिव सेकुलरिज्म की बहस शुरू होती है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, राजनीति भावनाओं से नहीं, वोट बैंक के गणित से चलती है। भारत में कई राज्यों में एक विशेष समुदाय का वोट काफी हद तक संगठित माना जाता है, एक तरफा पड़ता है। विपक्षी दलों को लगता है कि अगर वे खुद को उस समुदाय का सबसे मजबूत रक्षक दिखाएंगे तो उन्हें एकमुश्त वोट मिल सकता है और फिर शेष बचा बाकी वोट कुछ जाति समीकरण से ले लेंगे, कुछ मुफ्त योजनाओं से ले लेंगे, कुछ वोट क्षेत्रीय नारों से भी जुटा सकते हैं। यानी चुनावी नजरिए से राजनीतिक रणनीति कुछ ऐसी बनती है, विशेष समुदाय का ठोस वोट प्लस बिखरा हुआ हिंदू वोट बराबर चुनावी फायदा, मतलब चुनावी जीत। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ समय के लिए कुछ प्रदेशों में ये सियासी चूर्ण खूब बिका और बेचने वालों ने सरकारें बनाई और चलाई। लेकिन यह पुरानी रणनीति अब उल्टा असर दिखाने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे विपक्ष अपीजमेंट की तरफ झुकता दिखता है वैसे वैसे हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा एकजुट होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और फिर विपक्ष का आलाप शुरू हो जाता है, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। उन आंकड़ों को आधार बनाकर बात करते हैं जिन्होंने पूरे देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अभी हुए चुनावों के बाद असम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुस्लिम बताए गए हैं। केरल में कांग्रेस गठबंधन की बड़ी संख्या में विधायक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आए हैं। इन आंकड़ों को बीजेपी ने तुरंत एक बड़े नैरेटिव में बदल दिया। बीजेपी ने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस अब धीरे धीरे मुस्लिम लीग पार्टी जैसी राजनीति की तरफ बढ़ रही है? यहीं से मुस्लिम लीग 2.0 वाला राजनीतिक हमला शुरू होगा। लेकिन कहानी इतनी सरल भी नहीं है।
कांग्रेस का जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कहती है केवल कुछ राज्यों के आंकड़े उठाकर पूरी पार्टी को कम्युनल कहना गलत है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस को वोट देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है, और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष है। अब यहाँ राजनीति का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, और यहीं से स्पष्ट समझ में आएगा कि भाजपा इतनी मजबूती से पूरे देश में क्यों जीतती जा रही है। जब किसी राज्य में अल्पसंख्यक वोट एक पार्टी के पीछे मजबूती से एकजुट होता है तो उसके रिएक्शन में बहुसंख्यक समाज भी तेजी से एकजुट होने लगता है। ये हमें याद रखना चाहिए। इसे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं रिवर्स कंसोलिडेशन, यानी माइनॉरिटी कंसोलिडेशन का रिएक्शन मेजॉरिटी पोलराइजेशन। और भारत में इस मेजॉरिटी कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता है। यही कारण है कि विपक्ष की अपीसमेंट वाली राजनीति अब कई जगह उसके लिए यानी विपक्ष के लिए उल्टा गले का फंदा बनती जा रही है। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए, विपक्ष हिंदुओं की पार्टी नहीं रहा, हिंदू हितों का विरोधी है, और विपक्ष इसी धारणा से बाहर निकलने के लिए अब संघर्ष करता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल, आखिर क्यों बार बार हिंदू धर्म और सनातन पर ही विवादित बयान आते हैं? क्या इसलिए क्योंकि हिंदू समाज अपेक्षाकृत अधिक सहनशील है? क्या इसलिए क्योंकि कुछ नेताओं को लगता है कि हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने का चुनावी नुकसान कम होता है? या इसलिए क्योंकि सेकुलर दिखने की होड़ में सनातन धर्म को निशाना बनाना एक आसान राजनीतिक रास्ता बन चुका है? और कहीं ना कहीं आसान रास्ता तो है, क्योंकि टीएमसी पार्टी की सयोनी घोष शिवलिंग को कंडोम से ढक सकती है, तो मतलब इन जैसी गंदी मानसिकता के नेताओं को हिंदुओं से कोई डर नहीं है। यदि यही कुछ विशेष समुदाय के खिलाफ करने की गुस्ताखी की होती तो सर तन से जुदा का फतवा निकल जाता, जैसे नुपुर शर्मा को झेलना पड़ा। दोस्तों, लोकतंत्र में आलोचना सबकी हो सकती है, लेकिन अगर आलोचना हमेशा एक ही धर्म की हो तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। सच्चा सेकुलरिज्म वह है जहां सभी धर्मों के लिए समान सम्मान हो, ना किसी का तुष्टीकरण और ना किसी का अपमान। आज भारत की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ विपक्ष है जो खुद को सेकुलर बताता है, लेकिन उस पर अपीजमेंट के आरोप लगते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो हिंदू हितों की बात कर बहुसंख्यक समाज को संगठित कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अंत में जनता ही करेगी। क्या विपक्ष सच में नैरेटिव ट्रैप में फंस चुका है? क्या सनातन धर्म पर लगातार विवादित बयान उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बनेंगे, या फिर बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों में इस्तेमाल कर रही है? निर्णय आपका है। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या भारत में सेकुलरिज्म का मतलब बदल चुका है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।